नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका आपके साथ GK24/7 न्यूज पर। आज हम आपको एक ऐसा प्रोग्राम और एक ऐसी डिबेट आपके सामने रखने वाले हैं जिससे आपको यह जाहिर होगा कि अब अफगानिस्तान किस तरीके से तालिबान का मोहरा बनता जा रहा है और तालिबान को बढ़ावा देने वाली वो ताकतें अब एक्टिव हो गई हैं जो कहती हैं कि उन्हें बातचीत पसंद है, लेकिन काबुल के अंदर ताजा धमाके बता रहे हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है अफगानिस्तान की सरकार के लिए। वहां से अमेरिकी फोर्सेस को निकलने के लिए भी समय लग सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर आज जो काबुल को सुर्खियों में लेकर आई है, शुरुआत उससे करते हैं। काबुल के अंदर हुए एक धमाके के बाद से पूरी दुनिया की नजर अब दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी पर टिकी है। आतंकवादी हमले में कई लोगों की जान गई है और आज ही दरअसल 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बम धमाकों की चपेट में आने के बाद से घायल बताए गए हैं। लेकिन अब काबुल में, अफगानिस्तान में जगह जगह टारगेट कर किए जा रहे हमलों की दरअसल संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पिछले कुछ महीनों में 50% ऐसी वारदात बढ़ गई हैं, जिसमें न सिर्फ तालिबान इस समय कोशिश कर रहा है दहशत फैलाने की, बल्कि एक तरफ बातचीत का रास्ता दिखा रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोगों को, वहां की सरकार को डरा भी रहा है। अब बम से लेकर रॉकेट के जरिए भी अमेरिकी एयरबेस हो या काबुल में अलग अलग जगह हो, उनको निशाना बनाकर यहां तक कि अफगानिस्तान के अंदर हुए, काबुल के अंदर हुए ताजा धमाके में वहां के एक सांसद को टारगेट किया गया है। यानी अब अफगानिस्तान उस रास्ते पर है जहां स्थिरता नहीं तो शांति भी वापस नहीं लौटेगी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का ये ख्वाब इस समय बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है अफगानिस्तान को, जो शांति चाहता है। आज क्या हुआ है, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। आज क्यों आखिर काबुल दहल रहा है, दहशत के माहौल में है और अफगानिस्तानी सरकार को क्यों चिंता करनी चाहिए। काबुल के अंदर जो ताजा बम धमाका हुआ है उसमें 9 लोगों की जान चली गई है, कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। यहां तक कि बम विस्फोट में 9 लोगों की जान जाने के अलावा 20 से ज्यादा लोग हैं जो बताए जा रहे हैं बम धमाकों का शिकार हुए हैं, यानी कि जो घायल हो गए हैं। काबुल के PD5 इलाके के अंदर ये पूरी घटना हुई है बम विस्फोट की। फिलहाल जो जानकारी है, सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है, घेराबंदी की हुई है, जगह जगह पर छानबीन चल रही है। लेकिन हमलावरों ने सांसद को निशाना बनाया था, हाजी खान मोहम्मद को टारगेट किया गया था बम धमाके के अंदर। मंगलवार को आतंकवादियों ने कार के अंदर भी विस्फोट किया था। कुछ दिन पहले की बात है जब पिछले हफ्ते ही ऐसी दहशत फैलाने की कोशिश की गई, तब डिप्टी गवर्नर की हत्या हो गई थी बम धमाकों के अंदर। अफगानिस्तान सोचिए किस दौर से गुजर रहा है इस समय। तालिबान एक तरफ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ बातचीत के बीच बीच में ऐसा खलल जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। बम विस्फोट के जरिए दहशत फैलाने का यह कारोबार तालिबान बहुत वर्षों से कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर है, तालिबान इस समय अफगानिस्तान के अंदर एक ख्वाब पाले हुए है, अफगानिस्तानी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का ख्वाब है। बल्कि इस समय खबर यह भी है अफगानिस्तान को लेकर कि फिलहाल तालिबान कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर ऐसा कब्जा जमाने का जिससे वो सत्ता में आ जाए, तालिबान का हुक्म चले अफगानिस्तान के अंदर, आतंकी हमलों के जरिए ही सत्ता में वापसी, यानी कि वहां की सरकार को इतना ज्यादा डगमगा दे कि खुद तालिबान का फरमान अफगानिस्तान के लोग सुनने लग जाए। और इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर पिछले कई महीनों के दौरान बमबारी, दहशत, रॉकेट से हमले बढ़ गए हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे ये दहशत खत्म हो, लेकिन तालिबान क्या वाकई में ऐसा चाहता है? आज जो ताजा हमले हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, उसके बाद डिफेंस मामलों के जानकार क्या कहते हैं इस घटना को लेकर, वो भी सुनिए। अफगानिस्तान में यदि पिछले 3 महीनों के दरमियान इस तरह के हमलों की बात करें तो 35 सुसाइड अटैक्स हुए हैं और कुल जो है 487 लोग जिसमें मारे गए हैं, 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में बम ब्लास्ट की भी घटनाएं सामने आई हैं। अफगानिस्तान में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि तालिबान एक तरफ जहां वो अफगान सरकार के साथ वार्ता में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसने अपना युद्ध भी जारी कर रखा है। और अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य फिर से सत्ता में वापसी करना है और वो तालिबान इस समय पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ युद्ध को जारी रखते हुए लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है
और उसका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना है और फिर से अफगानिस्तान में शरिया लॉ को वो लागू करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है कि अफगानिस्तान का जो भविष्य है वो अंधकारमय है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी हो सकती है और फिर से तालिबान उसी अंधकार के युग में जा सकता है जैसा कि वो पिछली तालिबान सरकार के दौरान गया था। तो जाहिर है कि इस समय तालिबान के द्वारा ये जो हमले किए जा रहे हैं वो तालिबान के द्वारा अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो शक्ति के बल पे, वो ताकत के बल पे बात कर रहे हैं और वो जरा भी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो जाती। तो इसी वजह से अब अमेरिका को और जो अफगान की जो सरकार है उसको इस सारे जो वार्ता की जो कवायद चल रही है उसके ऊपर फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। इससे पहले जब 29 नवंबर को ऐसे ही हमले और ऐसे ही दहशत का माहौल अफगानिस्तान में दिखा था, तब 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। तब लगा था कि जो तालिबान ने बातचीत का रास्ता दिखाया है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो चाहते हैं कि कभी भी ये बातचीत सक्सेसफुल ना हो, अफगानिस्तान के अंदर शांति ना हो। क्या वाकई में यही अफगानिस्तान का भविष्य है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रफुल्ल बख्शी जी हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुपम तिवारी हैं, डिफेंस मामलों के जानकार हैं आप भी। अनुपम तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है जगह 24/7 न्यूज पर इस डिबेट में आपका। संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेरा पहला सवाल प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे है, अगर स्थिरता नहीं होगी तो यकीनन बातचीत कितनी भी चलती रहे कोई रास्ता, कोई हल नहीं निकलेगा। क्या यही अफगानिस्तान का भविष्य है जो हम देख रहे हैं? हर हफ्ते रॉकेट बमबारी। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं तो आप बताइए स्थिरता कब थी अफगानिस्तान में? पिछले 300 साल से जी। पहले रशियन और ब्रिटिश में होड़ थी जिसको कि ग्रेट गेम कहते थे, वो चलती रही। ब्रिटिश ने काबू करने की कोशिश करी, बहुत मार खाई। रशिया ने काबू करने की कोशिश की तो तालिबान पैदा हुआ। सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह ने ही अफगानिस्तान को कैप्चर किया था 2 बार, पर वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब जिस तरह के तालिबान पैदा हुआ रशिया को खदेड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, यानी कि आपने जिन भूत को तो बना दिया है। जब आपका जो टारगेट भाग गया अब वो आप पे हावी हो रहा है। अब वो सत्ता लेना चाहता है तालिबान। अफगानिस्तान की सरकार सत्ता नहीं देना चाहती। वो तालिबान में भी डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। आईएसआई नहीं चाहती कि और किसी का, अमेरिका की जो निकल रही है फोर्सेस, उससे जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसका बाद उनकी जिसका प्रभुत्व हो वही वहां पे स्थापना करे अपना हुकूमत, शरीयत लॉ चलता रहे और भी आगे बढ़े। तो इस स्थिति के अंदर आप मान के चलिए इस समय स्थिरता नहीं आएगी और कोई तरक्की नहीं होगी। और अफगानिस्तान एक ऐसी जगह स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, सारी कंट्रीज वहां पे अब आना चाहती है। अमेरिका क्यों नहीं छोड़ना चाहता? अमेरिका ने जब भारत का डिवीजन कराया था, अंग्रेजों को बताया था इस एरिया में काबू रखिए, पाकिस्तान को बनाने का यही स्ट्रेटेजिक रीजन था कि अमेरिका वापस आता रहे। और कितने सालों अमेरिका वापस आया। अमेरिका और रशिया में होड़ रहा। इस जगह को कैप्चर करने के लिए लोग जी जान लगा देंगे। आईएसआईएस आएगी, फिर अमेरिका आने की कोशिश कर रहा था, वो अभी जा रहा है और ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। इस समय भारत को चिंता ये है कि अगर ये इंस्टेबिलिटी रही, हमारे पे प्रॉब्लम आती है। स्पिल ओवर ऑफ द तालिबान कश्मीर में आते हैं, हमको प्रॉब्लम आती है। इस्लाम जो फैल रहा है, रेडिकल इस्लाम, उसके कारण पूरे सब कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम है। भारत का बंटवारा इस्लाम के कारण, कश्मीर का प्रॉब्लम इस्लाम के कारण, ये इस्लाम के कारण। इस्लाम का मतलब रेडिकल इस्लाम, अच्छे इस्लाम का नहीं। जो हमारे बहुत सारे इस्लामी हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पर ये लोग जो हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, आपसे और भी सवाल लेंगे क्योंकि यहां जब हम किसी और एलिमेंट की बात करते हैं तो आपने उसमें बहुत सारी चीजें गिना दी हैं कि अफगानिस्तान अगर इस स्थिति में है और बना रहेगा तो उसके पीछे अफगानिस्तान के अलावा बाहरी दुनिया की कई ऐसी ताकतें जो इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहेंगी और दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान पर क्या कुछ नहीं किया जा रहा। ये पूरा साल 2020 का गवाह है, बड़े बड़े धमाकों का, कई लोगों की जान भी गई। लेकिन अनुपम तिवारी जी, जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका की फोर्सेस वहां बैठी है, नाटो वहां बैठा है
और कई देश हैं जो कहते हैं कि अब जो बातचीत चल रही है तालिबान के साथ में, अफगान की सरकार के बीच में, इससे कुछ तो निकलने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तालिबानी नेता पाकिस्तान भी आते हैं। क्या ये इक्वेशन चल रही है बीच बीच में बातचीत के, नया पहलू, इसे किस तरह से देखते हैं आप? प्रियंका जी, मैं इसको उसी तरह से देखूंगा जैसे यूएस में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है इस टाइम पे जी, तो इस ट्रांसफर ऑफ पावर का असर अफगानिस्तान में भी दिख रहा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां के रहनुमा थे तब तक उनको पूरी दुनिया का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से अपनी फौज को, अपने ट्रूप्स को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिडेन साहब के जो भी स्टेटमेंट्स हैं पिछले कई दिनों में उनके चुने जाने के बाद से, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ तो निगोशिएशन की बात चलती रहेगी, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करेंगे अपने ट्रूप्स को बाहर ले जाने में। और इस बात के अब पुख्ता सबूत मिलने लगे हैं कि जब लगातार इस तरह के आतंकवादी हमले होते रहेंगे तो जो बिडेन साहब को कोई हक नहीं बनता है अफगानिस्तान को इस समय छोड़ने का। और भारत हो चाहे चाइना हो, इवन चाइना भी ये चाहता है कि अभी यूएस के ट्रूप्स वहां पे बरकरार रहे। तो अमेरिका के अंदर जो सत्ता का जो ट्रांसफर हुआ है, उस ट्रांसफर की वजह से अभी 2-3 महीने परमानेंट पोजीशन आने में समय लगेगा, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर ये बातचीत कामयाबी की तरफ बढ़ेगी, इसका श्रेय किस किस को आप देख रहे हैं कि अगर कोई बातचीत बना सकता है तो ये ग्राउंड होंगे कामयाब होने के? जी, बातचीत करने के लिए देखिए दो ही पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जहां तक रही बात मीडिएटर की, तो मीडिएटर यूएस है और जो होस्ट कंट्री है वो कतर है। अब आप देखिए, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन अगर श्रेय की बात हो तो श्रेय सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है उसको दिया जाना चाहिए कि वो इस तरह से अपने आतंकवादियों को, जो उनके देश के ही लोग हैं, तालिबान को, उनको भी बातचीत करके या कैसे करके किसी तरह से अपने हक में लेके आना चाहती है। और शुरुआत में आपने कहा था कि कुछ एलिमेंट है जो कि इस बातचीत को सफल नहीं होने देना चाहते, तो मेरा भी इस बात से सहमति है कि ऐसा नहीं है कि कोई बात करना ही नहीं चाहता, बात करना चाहते हैं, लेकिन हाँ अपनी शर्तों में बात करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये सारी लड़ाइयां और ये सारे बम धमाके हो रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपकी नजर में अगर किसी भी तरीके से काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर ऐसी बमबारी अगर चलती रहती है, क्या हम इसके लिए कसूरवार जो बातचीत करने वाले दोनों पक्षों को देखें? क्योंकि अगर अफगानिस्तान की सरकार के सामने तालिबान बैठा है और दूसरी तरफ वही तालिबान और कुछ संगठनों के जरिए अलग अलग जगहों पर जाकर बमबारी करते हैं, सांसदों को टारगेट करते हैं, गवर्नर्स को टारगेट करते हैं, इसका मतलब यह है कि बातचीत के टेबल पर दबाव अगर कामयाब नहीं होगा तो बहुत सारे हथकंडे जिनके रास्ते अफगानिस्तान की सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। जी देखिए प्रियंका जी, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि जो तालिबान के साथ अमेरिका की जो वार्ता चल रही है उसमें तालिबान लगातार पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करना चाहता है जी। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ वो वार्ता भी करे और दूसरी तरफ वो लगातार उसने हमले भी जारी किए हुए हैं। जाहिर है कि तालिबान का सबसे बड़ा लक्ष्य फिर से सत्ता में वापसी करने का है। सबसे पहले ये जो वार्ता शुरू हुई तो ये अमेरिका के साथ, ट्रंप प्रशासन के साथ ये वार्ता शुरू हुई। अब ट्रंप प्रशासन एक डील के साथ अब आगे बढ़ गया है। अब ये इंट्रा अफगान डायलॉग चल रहा है और इंट्रा अफगान डायलॉग में सबसे पहले तो तालिबान अफगान सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं था और बहुत ही अमेरिका का जब दबाव आया तब जाकर के वो गानी सरकार के साथ वो बात करने के लिए तैयार हुए। लेकिन इस बातचीत में भी तालिबान ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो उनका पलड़ा भारी है और वो अपने जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत करने के लिए लगातार हमले भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रियंका जी कि ये जो बातचीत चल रही है इसका जो भविष्य है वो बेहद अंधकारमय है और तालिबान फिर से सत्ता में वापसी करके शरिया लॉ को अफगानिस्तान में लागू करेगा। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा जो चिंता वाली बात है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, वहां की आईएसआई और वहां की जो आर्मी है उसका तालिबान के साथ पूरा सहयोग है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये जो तालिबान है वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। जब रशियन फोर्सेस ने अपना विड्रॉल कर लिया अफगानिस्तान से और ये तालिबान को जब खड़ा करने की बात आई तो पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और आज यही जब ये पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान सत्ता में फिर से वापसी कर सकता है तो पाकिस्तान फिर से उसे मदद कर रहा है और लगातार ये जो हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी का भी बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई संजय श्रीवास्तव जी। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं प्रफुल्ल बख्शी जी कि हम तो बहुत स्वागत करते हैं, अफगानिस्तान में स्थिरता होनी चाहिए, अफगानिस्तान में दहशत नहीं होनी चाहिए, हम तो बातचीत के पक्षधर हैं।
और किस बातचीत के पक्षधर हैं? जो बम धमाके होते हैं उन लोगों से मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। तो पाकिस्तान दोनों हाथों में लड्डू लेकर घूम रहा है। अब अगर तालिबान को मैसेज नहीं देगा तो अफगानिस्तान में कैसे दहशत फैलेगी? अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा तो मैसेज जा रहा है कि आप तो तालिबान के साथ खड़े हुए हैं, आपकी कोई परिस्थिति बदली नहीं है पहले से अभी तक। देखिए, ऐसा है, चाहे जैसा भी जो भी स्थिति हो, अगर पाकिस्तान ने ये काम अपने सफलता हासिल कर ली तो आप याद रखिए आईएसआईएस गढ़ बनाएगा और टर्की अपना गढ़ बनाएगा। टर्की सारा मॉनेटरी सप्लाई सब टर्की से आ रही है, और एक बार टर्की आया और चाइना यहाँ पे फिर बड़े आराम से बैठ जाएगा। चाइना अपना गेम बड़ा शानदार खेलेगा और ये चाइना और टर्की का गढ़ बन जाएगा, जिसको अमेरिका लाइक नहीं करेगा ना इंडिया लाइक करेगा। तो इस समय बहुत गहर चिंता की बात है। इस समय इंडिया को लीडरशिप लेनी चाहिए इस बात में, और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इसको बहुत सीरियस चैप्टर बना के खोलना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है, हमने मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह की बात वहां पे करी है, थोड़ा हमने और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये सारे के सारे जो थे उसमें हम थोड़ा स्लो रहे हैं, उसमें थोड़ा और हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ये है, अगर आपको ज्यादा हासिल करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा हमको करना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक अ लिटिल मोर रिस्क, मोर एडवेंचर, थोड़ा करना पड़ेगा देश की हित के लिए। बिकॉज अगर ये टर्की और चाइना वहां पे गढ़ बना गया तो मैं बताता हूं, प्रेशर दोनों तरफ से पड़ेगा इंडिया को, एक लद्दाख की तरफ से, एक उस साइड से, और टर्की इसी बात की वेट कर रहा है। और अमेरिका वो चाहता है कि जो बिडेन की सरकार है वो चाइना के साथ में थोड़ा समझौता मेल जोल रखने की कोशिश करे, तो उनके जिसको कहते हैं 7 सेल्स इन द विंड हो जाएगा, और वो यही चाहते हैं। तो इस समय भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स को बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। हम अपनी हित की बात करना चाहते हैं। अच्छा प्रफुल्ल बख्शी जी, एक और भी चीज है जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर हम ये बताना चाहें कि कितने देश हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से बाहर निकले तालिबान, कितने देश हैं अगर आपकी नजर में बड़े बड़े देश जो हैं? चाइना नहीं चाहता जी, टर्की नहीं चाहता जी, और कई इस्लामिक कंट्रीज नहीं चाहते। जहां कटार, जहां मीटिंग हो रही है वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है जो चाहती नहीं है कि यहाँ पे पीस हो। जहां पे मीटिंग्स चल रही हैं दोहा में, ये सारी की सारी बातें रह जाएंगी, और अमेरिका को पता है कि क्या करना चाहिए। अमेरिका को बहुत सालों से चिंता है कि अगर उन्होंने अपनी जगह खाली करी और नेटो फोर्सेस को निकाला तो वैक्यूम ऐसा क्रिएट होगा और ये लोग आएंगे। तो इस समय अमेरिका डबल माइंड में है, और मैं तो हैरान हूं कि अमेरिका अगर खाली कर गया तो कैसे कर जाएगा। ये मैच्योरिटी नहीं होगी। अमेरिका को अगर खाली करा तो यहां पर टोटल इम्बैलेंस आ जाएगा, और फिर रशिया वेट कर रहा है कि वो इस सारे गेम में किस तरीके से फायदा उठा सकता है। और अब तो अगर एक बार रशिया को, जिसको कहते हैं गोल्डन पॉट इन द एंड ऑफ द रेनबो, दिखाई दे गया तो रशिया भी अपना स्टैंड चेंज कर सकता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा इंडिया को। अनुपम तिवारी जी, जैसे प्रफुल्ल बख्शी जी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के करीब तो हर कोई रहना चाहता है, लेकिन शांति बने उसके लिए पहल कोई उतनी बढ़ चढ़कर कर नहीं रहा है। भारत का रोल इसमें किस तरह से आप देखते हैं कि हमें अब अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसी चीज आगे करनी चाहिए जो प्रफुल्ल बख्शी जी कह रहे हैं कि अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे अभी तो कब तक इंतजार करेंगे हम अफगानिस्तान को बर्बाद होते, कब तक देखते रहेंगे? रसूल सर की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। भारत को अपनी डिप्लोमेसी को बहुत ही एग्रेसिव मोड में डालना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमने सालों से एक भूमिका बना रखी है अफगानिस्तान के अंदर, उसको नष्ट होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। भारत को चाहिए कि वो जो प्रोपोगंडा पाकिस्तान का, देखिए एक चीज हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी, पाकिस्तान हमेशा इस बात का प्रोपोगंडा करता है कि भारत आतंकवाद फैलाता है और उसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है, और इस बात को उसने वर्ल्ड में कई फोरम पे उठाया था। और जबकि ये बात और है कि इस बात को किसी ने महत्व नहीं दिया है, लेकिन बार बार उठाने के बाद इस बात को लोग महत्व भी देने लगेंगे। सबके अपने अपने हित है, हमको समझना पड़ेगा। रूस के अपने हित है, चाइना के अपने हित है। जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि अमेरिका अपने ट्रूप को वहां से विड्रॉ नहीं करना चाहिए, चाइना भी यही सोच रहा है, और उसके पीछे चाइना का हित ये है कि अगर एक बार यूएस के ट्रूप विड्रॉ कर गए तो चाइना के अंदर जो उइगुर मिलिटेंट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे अफगानिस्तान के तालिबान की मदद से। तो सबके अपने अपने गेम है, सबके अपना अपना सोचना है। भारत को यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि भारत के लिए एक स्टेबल अफगानिस्तान बहुत जरूरी है।
भारत के लिए एक विकसित अफगानिस्तान बहुत जरूरी है, एक डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान बहुत जरूरी है, और इसके लिए भारत को जो करना पड़े, मैं तो ये कहता हूं डिप्लोमेसी के साथ साथ अगर भारत को सैनिक सहायता भी देनी पड़े तो भारत को पीछे नहीं हटना चाहिए। एक और भी चीज है जो जब हम बात कर रहे हैं तो ये पिछले कुछ महीनों के दौरान के इंसिडेंट हम भूल नहीं सकते। जल्दी से प्रफुल्ल बख्शी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो हिंसा का दौर दिख रहा है उससे तो मैसेज साफ है कि तालिबान बहुत दिन इंतजार करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। इन धमाकों के जरिए भी वो अफगानिस्तान की सरकार को आने वाले कुछ महीनों में झुकाना चाहता है, चाहे बातचीत की टेबल पर झुके या जिस तरह से अब काबुल और कई बड़ी जगहों पर टारगेट किए जा रहे हैं, उससे भी हो सकता है कि तालिबान चाहता हो कि अफगानिस्तान खुद सरेंडर कर दे। देखिए, हम कई रिटायर्ड और सर्विंग अफगानिस्तान ऑफिसर से मिले हैं जी, और वो सब यही कहते हैं कि किस तरीके से व्हाई कांट इंडिया प्ले अ मोर डोमिनेंट रोल, और वो किस तरीके से वो एयरफोर्स को चाहते हैं, वो अब आर्मी को चाहते हैं। अब हमको यही एक इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से करें। और ये देखिए, ऐसा है, अपनी डॉक्ट्रिन्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने ढंग की डॉक्ट्रिन लिखी है तब आपकी पॉलिसी भी ढंग से बनेगी और फिर आप ये काम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी पॉसिबल नहीं है और कोई बड़ी आसान नहीं है। हमको वाया मीडिया ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारे को अभी हमारे ब्रदर कह रहे थे अभी, वो मैं पूरी बात से सहमत हूं कि जब तक मिलिट्री आप अब वहां पे स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपको कोई हासिल नहीं होगा। सिर्फ बातचीत से, एजुकेशन के आदान प्रदान से, एक्सचेंज ऑफ कल्चर एक बार वो से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आपकी फौज की छाप पड़ती है। मिलिट्री अलायंस ये सबसे ज्यादा सुदृढ़ कराती है रिलेशंस को। मिलिट्री अलायंस की बहुत जरूरत है और हमारी मेंटल स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। हम अभी तक सोचते थे हम नॉन अलाइंड रहेंगे, वो जमाने गुजर गए। हमको भूल जाना चाहिए नॉन अलाइनमेंट वगैरह भारत के हित में नहीं है और ये भारत के हित में हमें देखना होगा। देखिए, एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे को मुंह बंद करने वाले कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, नॉन एक्सपेंशनिस्ट हैं। भारत कभी भी नॉन एक्सपेंशनिस्ट नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले और मुगलों के आने से पहले हमारे आधिपत्य चीन तक था, हमारे कैस्पियन सी के आगे तक था। राजा दशरथ ने कैस्पियन से रानी केकई को लेके आए थे। कनिष्का ने पूरे चाइना को ऑक्यूपाई किया हुआ था। हमारे को अब मेंटल थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्कूल्स में जो पढ़ाई जाती है उसको बदलना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन नहीं रख सकते अफगानिस्तान के मसले में, सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं। लेकिन अगर संजय श्रीवास्तव जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल इस पर लूंगी कि अगर अमेरिकी एयरबेस को नहीं बख्शा जा रहा, अफगानिस्तान के सांसदों को नहीं बख्शा जा रहा, गवर्नर को नहीं बख्शा जा रहा, कैसे उम्मीद करें कि जो तमाम देश अभी कुछ कर सकते हैं वो इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से देश आपको लग रहा है आपकी नजर में मिलिट्री अलायंस के जरिए सही लेकिन अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का दम दिखा दें तो शायद बात बन जाए? देखिए प्रियंका जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका ने यदि इसी तरीके से लापरवाही पूर्वक निगोशिएशंस किया तो ये जो तालिबान है ये न सिर्फ अफगानिस्तान के भविष्य को बर्बाद करेगा आने वाले, बल्कि ये अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी पर भी फिर से खतरा पैदा हो सकता है जी। ये जो 9/11/2001 का जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था उसका बेस तालिबान की सरकार ने दिया था और ओसामा बिन लादेन ने वहीं से रहते हुए पूरे अटैक को कोऑर्डिनेट किया था। और अमेरिका आज जो तालिबान के सामने एक तरीके से वो घुटने टेक रहा है और जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहता है। और एक बात मैं प्रियंका जी और स्पष्ट कर दूं कि ये जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके भी इस बात की पूरी संभावना दिखाई देती है कि ये भी अमेरिका को तालिबान से विड्रॉल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी आप देखिए तो जितने भी पूर्ववर्ती एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, चाहे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां अफगानिस्तान से विड्रॉल करें। लेकिन ये जो विड्रॉल का प्रोसेस हेस्टी नहीं होना चाहिए। ये जो विड्रॉल का प्रोसेस बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। तालिबान की ये हमेशा पॉलिसी रही है कि अमेरिका के पास घड़ी है तो हमारे पास समय है, यू हैव वॉचेज वी हैव टाइम। इस तरह की रणनीति पे वो काम करते रहे हैं और उन्होंने अमेरिका को थका दिया। और अमेरिका जब वो बाहर आ रहा है तो उसके बाद वो फिर से सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अमेरिका को बहुत ही सावधानी से कार्य करने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि भारत का भी जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तालिबान की अगर सत्ता में वापसी होती है
तो ये भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो तालिबानी आतंकी हैं, जो कि लगातार अमेरिका की फोर्सेस से लड़ते रहे हैं, उनका डाइवर्जन वो कश्मीर में कर सकता है। तो ये भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में बहुत ही गहरे तरीके से आ सकता है। इसी वजह से भारत को भी ये जो पूरी वार्ता चल रही है, ये जो पूरी कवायद चल रही है, इसके ऊपर कड़ी तरीके से एंगेजमेंट रखने की जरूरत है। और खासकर अमेरिका के साथ जो भारत का कोलैबोरेशन, जो भारत का जो डायलॉग अफगानिस्तान को लेकर के है, उसमें लगातार ये बात इंसिस्ट करनी चाहिए भारत को कि अब अमेरिका एसटी विड्रॉल न करे, अमेरिका अपने फोर्स को बना के रखे। अमेरिका इस तरीके से अगर वो अपने फोर्सेस का विड्रॉ करेगा तो जाहिर है कि अनुपम तिवारी जी, क्लोजिंग कमेंट आपकी नजर में अमेरिका को ये बताना कि आपका यहां से बाहर निकलना फोर्सेस का होगा, अफगानिस्तान की बर्बादी का वो चैप्टर लिखना जिसमें दोबारा शायद कोई भी आर्मी शायद अफगानिस्तान की धरती पर पैर भी ना रख पाए। और दूसरा ये कि क्या इस वायलेंस के दौर में साइलेंस बैठे हुए देशों को समय रहते अगर एंट्री वो नहीं मारते इस मुद्दे के अंदर तो नुकसान सभी का होगा, जिनको जितनी भी उम्मीदें अफगानिस्तान के करीब जाने की हैं। हाँ प्रियंका जी, नुकसान सभी को होगा और फायदा उन देशों को होगा जिनको फायदा नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान को फायदा होगा, टर्की को फायदा होगा। ये अफगानिस्तान के इम्बैलेंस का इन आतंकवादी देशों को फायदा होगा और सब दुनिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मेरा यही मानना है कि अमेरिका को जो भी है कदम बहुत खूब उठाने पड़ेंगे। निगोशिएशन चलना चाहिए, मैं निगोशिएशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मिलिट्री एस्पेक्ट को सामने रख के निगोशिएशन होने चाहिए। और जो तटस्थ देश है, भारत जैसे देश है, उनको अब एग्रेसिव रूप लेना पड़ेगा, अदरवाइज इस पूरी कवायद का जो नुकसान है वो हम जैसे देशों को चुकाना पड़ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल बख्शी जी आपका भी, अनुपम तिवारी जी आपका भी, प्रफुल्ल बख्शी जी साथ साथ संजीव श्रीवास्तव जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम समय के अंदर यह जाहिर किया कि अफगानिस्तान वो रग बन गया है इस समय जिसमें कई देश चाहते हैं कि इस दुखती रग पर हाथ न रखा जाए, लेकिन तालिबान ये अंदाजा लगा चुका है कि अमेरिकी एयरबेस हो या काबुल की जमीन हो, जब तक धमाके चलते रहेंगे तब तक तालिबान का एक एहसास वहां के अफगानिस्तानी सरकार को रहेगा, अमेरिकी प्रशासन को रहेगा। लेकिन क्या अमेरिका वाकई में अपनी फोर्सेस को हटाने के बाद अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ने वाला है? यह सिर्फ और सिर्फ तय करना है अमेरिका और अफगानी सरकार को, क्यों बातचीत जो इस समय तालिबान और अफगानी सरकार के बीच में चल रही है, अमेरिका के दखल के साथ चल रही है, उसमें बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। यानी आने वाले समय में अफगानिस्तान की बर्बादी या आबादी, ये सारी चीजें कैसे आने वाले समय अफगानिस्तान इस रास्ते से निकलेगा, उसमें कई देशों से उम्मीद की जा रही है कि वो दखल देंगे। तो शायद अमेरिका इस बात का एहसास कर ले कि अफगानिस्तान को यूं ही छोड़ देना होगा, तो इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान का भविष्य तालिबान के हाथों में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।